नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 5वें, 6ठे, 7वें राउंड की वोटिंग बची है। अगर नरेंद्र मोदी को यह चुनाव जीतना है तो पंजाब छोड़कर बाकी सब जगहों पर 90 से 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होगा। जैसे कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतनी होंगी, दिल्ली की 7 में 7 जीतनी है, यूपी में बची 41 में से कम 35 जीतनी होंगी, बिहार की बची की सारी सीटें जीतनी होंगी, बंगाल में सीटें बढ़ानी होंगी। मतलब कि यह टास्क बहुत टफ है। लेकिन मोदी ने आज अचानक अपने चुनाव का अंदाज ही बदल दिया, इलेक्शन का गियर बदल डाला। इससे विरोधियों के होश उड़ गए। राहुल से ज्यादा परेशान तो केजरीवाल हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप खुद ही देखिए। 2024 का नतीजा 2004 जैसा नहीं होगा। आखिरकार ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड होगा? क्या वो होगा जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, या 24 का नतीजा 14 और 19 से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा? क्या सच में एनडीए कहीं नहीं जा रही? 24 में इंडी वापस ही नहीं आ रही? क्या सच में मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री? राहुल को नहीं मिलेगी तीसरी बार एंट्री? या फिर कांग्रेस करेगी जबरदस्त कमबैक, मोदी को लगेगा सेटबैक? ये समझने के लिए दो हेडलाइन गौर से पढ़िए। नंबर 1, जिसमें लिखा है Why a 2004 like scenario is unlikely। हिंदी में इसका मतलब हुआ क्यों 2004 जैसा परिदृश्य असंभावित है। इस हेडलाइन के अंदर की डिटेल आगे देंगे। अब दूसरी हेडलाइन पढ़िए, जिसमें बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है अब की बार कांग्रेस 90 पार। कांग्रेस ने अगर 30 एक्स्ट्रा सीटें भी ऐड कर ली तो मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या सच में ऐसा ही होगा? 4 जून को सिनेरियो 1 सच साबित होगा या सिनेरियो 2 सच साबित होगा? क्या मोदी 2019 से भी बेटर परफॉर्म करेंगे या राहुल 90 पार करेंगे? और हमारे देश के यशस्वी इन सारे सवालों के जवाब मोदी और राहुल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सियासत के सुपर सैटरडे वाले दिन मोदी की 3 जनसभाएं हुई, राहुल की 2 जनसभाएं होनी थी। बाराबांकी वाली सभा को सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं मिली, मगर दोनों की क्लोजिंग दिल्ली में ही हुई। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था। तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। 50-60 साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। न अपने लिए मैं जिया हूं, न अपने लिए मैं जन्मा हूं। मैं आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। दिल्ली इस वक्त देश की सियासत का सबसे हॉट लोकेशन है। यहाँ राहुल और केजरीवाल की पार्टी इंडी अलायंस के तहत साथ तो है, मगर दिल्ली के चांदनी चौक में राहुल की रैली वाले स्टेज से केजरीवाल गायब हैं। रही बात मोदी की, तो वो इस वक्त जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, हर रैली में इंडी वालों पर फायर हैं।
केजरीवाल के झाड़ू और कांग्रेस के पंजे की दिल्ली हरियाणा वाली दोस्ती के किस्से भी सुना रहे हैं और पंजाब में उनकी दुश्मनी की वजह भी गिना रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। वैसे फायरी डायलॉग्स तो राहुल के भी निकल रहे हैं। वो भी इन दिनों खूब गुड बाय मोदी जी रिपीट कर रहे हैं। कांग्रेस वाले यही टेक्स्ट जगह जगह फिट कर रहे हैं। राहुल तो पब्लिक के बीच जाकर बकायदा ये तक कह रहे हैं कि अगला पीएम कौन बनेगा जनता ने उनको बता दिया है। मोदी, मोदी, मोदी। दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग 25 मई को होनी है, लेकिन मोदी राहुल के बीच फाइट अभी से शुरू हो गई है। दिल्ली में और क्या कहा गया और क्या क्या हुआ आगे बताएंगे। पहले 5th फेज की बात करते हैं, जहां 20 मई को वोटिंग होनी है। इसमें रायबरेली और अमेठी जैसी सीटें भी हैं। शुक्रवार को इन दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार बनाम मोदी परिवार के बीच खटाखट और फटाफट की टक्कर हुई और शनिवार को अमेठी में एक तरफ प्रियंका लाव लश्कर लेकर सड़कों पर निकल पड़ी तो दूसरी तरफ अमित शाह ने भी रोड शो का जवाब रोड शो से दिया। प्रियंका ने कांग्रेस का तो कोई नंबर नहीं बताया, लेकिन अमित शाह ने यूपी में जाकर साफ साफ कह दिया कि 4 चरण में मोदी 270 जीत चुके हैं, 5वें चरण में ट्रिपल सेंचुरी पूरी कर लेंगे। अरे 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 4 चरण समाप्त हो चुके। 4 चरण का नतीजा झांसी वालों जानना है आपको? जरा जोर से बोलो, जानना है? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जोर से बोलिए, जानना है? 4 चरण में मोदी जी 270 सीटें लेकर तीसरी सेंचुरी की ओर आगे बढ़ गए हैं। और ये राहुल बाबा का जो इंडी अलायंस है, उसका सुपड़ा साफ हो गया है साफ। अब ये निश्चित है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 5th फेज में 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2009 के चुनाव में इन 49 में से कांग्रेस ने 14 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी, लेकिन फिर 14 और 19 में सब बदल गया। 2014 में 5वें चरण के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली, बीजेपी को 27 सीटें मिल गई। 2019 में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई, बीजेपी का ग्राफ 32 सीटों तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, 2019 में 5वें चरण की 40 में से 30 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 40% से ज्यादा था, जबकि कांग्रेस की 36 में से 17 सीटों पर वोट शेयर 10% से भी नीचे था। इस लिहाज से देखें तो 5वें चरण में मोदी का रूट करीब करीब क्लियर है। कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में भी नहीं दिख रही और इस बात की पुष्टि एक और डाटा से हो रही है। 5th फेज की 5 सीटों पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। इन सीटों को उसने पिछले तीनों चुनाव में लगातार जीता है। कांग्रेस के पास ऐसी एक ही सीट है।
20 सीटें ऐसी है जिन्हें बीजेपी ने 2009 से लेकर 19 तक 2 बार जीती है, यानी वो इन सीटों पर भी स्ट्रांग है। कांग्रेस के पास यहाँ भी ऐसी एक ही सीट है, यानी राउंड 5 की 50% सीटें तो मोदी ने पहले से ही सील कर रखी हैं। 20 मई को बाकी 50% सीटों पर ही मोदी को मेहनत करनी है। इसलिए मोदी हर चुनावी रैली में बार बार यही रिमाइंड करा रहे हैं कि 4 जून में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इंडी वाले चारों खाने चित हो गए हैं। 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी, सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे, उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। हम इनको बताएंगे कि देश मगर मोदी जो कह रहे हैं, क्या सच में वैसा ही होने जा रहा है? क्या राहुल का एक भी दांव पेच पब्लिक के बीच नहीं चल रहा है? इसका जवाब भी एक डाटा में है। इंडिया अलायंस को लेकर के एक जबरदस्त माहौल बन रहा है। मोदी विरोधियों ने इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया हुआ है कि 2024 में 2004 रिपीट होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, वैसे ही मोदी सरकार भी जाएगी। कांग्रेस से लेकर इंडी अलायंस के हर नेता की टाइमलाइन पर यही नैरेटिव है कि जैसे 2004 में इंडिया शाइनिंग कैंपेन फ्लॉप हुआ था, वैसे ही 24 में मोदी का कैंपेन भी फ्लॉप होगा। अंक गणित की माने तो ऐसा नहीं होगा। 24 में 2004 रिपीट नहीं होगा। संकेत तो ऐसे मिल रहे हैं कि बीजेपी अपनी 19 वाली टैली में और सुधार करेगी, आराम से मेजॉरिटी हासिल कर लेगी। और ये कैसे होगा, अब ये समझिए। 1999 के चुनाव में बीजेपी ने 24% वोट शेयर के साथ 182 सीटें जीती। कांग्रेस ने 28% वोट शेयर के साथ 114 सीटें जीती। कांग्रेस के वोट शेयर में 4% की बढ़त थी, मगर तब बीजेपी ने एनडीए अलायंस के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने 22% वोट शेयर और 44 सीटों के नुकसान के साथ 138 सीटें जीती। कांग्रेस ने 27% वोट शेयर और 31 सीटों के फायदे के साथ 145 सीटें जीती और तब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। यानी ऊपर वाले आंकड़े के लिहाज से देखें तो 24 में कांग्रेस के दावे सच हो सकते हैं, मोदी हार भी सकते हैं। लेकिन अब जो दूसरा डाटा आप देखेंगे वो पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी और ये बताएगी कि 24 में 2004 रिपीट नहीं होने जा रहा। 1999 के चुनाव में बीजेपी ने जो सीटें जीती, उन सीटों पर वोट के लिहाज से जीत का औसत मार्जिन 65,000 वोट था और औसत वोट शेयर 9% था। 10% के विक्ट्री मार्जिन को आमतौर पर एक क्लोज कॉन्टेस्ट माना जाता है, यानी 5% वोट भी दूसरी तरफ स्विंग हुआ तो नतीजा अगेंस्ट में आ सकता है। 1999 में बीजेपी ने कोई बड़ी लीड के साथ चुनाव नहीं जीता था, जिसकी वजह से ही उसे 2004 में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी की जीती सीटों पर वोट के लिहाज से जीत का औसत मार्जिन 2,32,000 वोटों का था और औसत वोट शेयर 20% था। 20% वोट शेयर के मार्जिन से जीत का मतलब हुआ वन साइडेड कॉन्टेस्ट।
जिसे पलटने के लिए 10% वोटों का स्विंग जरूरी है, जो 24 में मोदी विरोधियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मोदी जी को फिर से मोदी और मोदी की पार्टी इसलिए अभी से इतनी सुपर कॉन्फिडेंट दिख रही है। करना है या नहीं करना है? 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। तो कौन जीतेगा? आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार तो 4 जून को ये मुत्तूराम की जलेबी का क्या होगा? सारी की सारी खाली हो जाएगी। मोदी भले ही जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हो, 2019 के आंकड़े भले ही ये संकेत दे रहे हो कि 24 में 2004 रिपीट नहीं होगा, बावजूद इसके राहुल और राहुल की पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस जमीन पर मेहनत करती तो दिख रही है। अमेठी में प्रियंका के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ रही है। तो क्या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी 24 में अपना ग्राफ बढ़ाकर 90 पार पहुंचाने की है? अगर हां, तो इसका मोदी को कितना नुकसान होगा, इसे भी कुछ आंकड़ों से समझते हैं। 2014 में कांग्रेस ने 44, बीजेपी ने 282 सीटें जीती। 2019 में कांग्रेस ने 52, बीजेपी ने 303 सीटें जीती। यानी अगर बीजेपी को 24 में अपना ग्राफ 303 के ऊपर ले जाना है, तो उनमें से ज्यादातर सीटें उसे नॉन कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट वाली एनसीपी, ठाकरे की शिवसेना, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीआरएस, बीजेडी, डीएमके और वाईएसआरसीपी से छीननी होगी, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी 2019 में ही मैक्स्ड आउट हो चुकी है। यानी जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की फाइट थी, वहां की 92% सीटें बीजेपी ने जीत रखी है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में पिछली बार कांग्रेस करीब करीब सारी सीटें बीजेपी को गंवा चुकी है। 2019 में इन सभी राज्यों में कांग्रेस ने 241 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। यानी कांग्रेस के लिए इस चुनाव में जितना खोने को नहीं, उससे ज्यादा पाने को है। 24 में कांग्रेस जिन 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहां उसकी मेन राइवल बीजेपी ही है। और अगर कांग्रेस इनमें से कुछ सीटें भी बीजेपी से छीन ले, तो मोदी की फाइनल टैली को नुकसान पहुंच सकता है और कांग्रेस को इसके लिए 125 सीटें जीतने की जरूरत नहीं है, 90 सीट ही काफी है। कैसे? अब आपको ये समझाते हैं। अगर कांग्रेस 80 सीटों तक पहुंचती है, तो बीजेपी 2019 की 303 वाली टैली से 25 से 30 सीट कम हो सकती है। अगर इसे दूसरे तरीके से समझे, तो कांग्रेस की 19 वाली 52 की टैली में 10 सीट के इजाफे का मतलब होगा बीजेपी की 10 सीटें कम होना। और अगर कांग्रेस 90 सीटों तक पहुंच गई, तो वो बीजेपी को 272 वाले मेजॉरिटी मार्क के नीचे ला सकती है। ये सिर्फ एक अनुमान है, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव है। राहुल पिछले कुछ दिनों से इसका हिंट कई बार दे चुके हैं। 4 जून की अपनी खुद की भविष्यवाणी कर चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस कहीं नहीं है, मगर राहुल के दावे नेक्स्ट लेवल पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में
आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। और अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। रही बात मोदी की, तो प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के इंडी के किसी भी चैलेंज के लिए रेडी है। 19 की ही तरह 24 में भी दिल्ली की 7 सीटों को सील करते दिख रहे हैं। ऑन कैमरा कह रहे हैं, दिल्ली में ना झाड़ू का दम दिखेगा, ना ही पंजा चलेगा। अब की बार भी दिल्ली में कमल ही खिलेगा। ये कांग्रेस ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये डोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। अब अगर 30 सीटों वाले सिनेरियो को बीजेपी के नजरिए से देखें, तो अगर मोदी 19 वाली टैली में 30 सीट जोड़ते हैं तो वो 333 पर पहुंच जाएंगे। इससे उनकी सरकार की स्ट्रेंथ मजबूत होगी, खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर मोदी की पार्टी 303 से 30 सीट कम हो गई तो ग्राफ 273 पर आ जाएगा, यानी मेजॉरिटी से सिर्फ 1 सीट एक्स्ट्रा। यानी राहुल को 30 सीट के फायदे से भी कांग्रेस का भला नहीं दिख रहा। राहुल की दूसरी मुसीबत यह है कि वो ये 30 सीटें जोड़े तो कहां से जोड़े, कैसे जोड़े, क्योंकि 19 में तो वो सब कुछ बीजेपी को गवा बैठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसकी स्क्रिप्ट अभी से लिखनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों की 48 में से 46 सीटें जीतने का दावा तक कर चुके हैं। मैं समझता हूँ 48 में सीट, यहाँ पर 48 सीट में कम से कम हमको 46 तक मिलेंगे, ऐसी एक हवा है और जनता खुद बोल रही है। इस बार मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 0 पे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा जो बागी लोग हैं। लेकिन हमारी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मैक्सिमम सीट लेकर वो बीजेपी को हराएगी। खरगे के दावों के उलट एक सच्चाई ये भी है कि 2019 के चुनाव में ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को बीजेपी से करारी शिकस्त मिली थी और फिलहाल ग्राउंड रियलिटी यही है कि एज मोदी को ही है। राहुल की पार्टी और इंडी वाले कहीं नहीं हैं। दिल्ली में चुनाव से 1 हफ्ते पहले इलेक्शन का टॉपिक बदल गया है। वो मुद्दा है स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर पर मारपीट का। कई सवाल घूम रहे हैं। विभव कुमार ने मालीवाल की पिटाई क्यों की? केजरीवाल का इसमें क्या रोल है? आज केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद केजरीवाल ने 5 दिन से चल रहे जो उनका मौन था उसे तोड़ दिया। केजरीवाल ने 2.5 मिनट का एक वीडियो बनाया, लेकिन उस वीडियो में स्वाति मालीवाल पर एक शब्द भी कुछ नहीं बोला। केजरीवाल के घर से लगातार वीडियोस बाहर आ रहे हैं। कौन सा वीडियो काटा गया, कौन सा वीडियो छाटा गया, इस मामले में जितनी थ्योरीज हैं वो घुमाई जा रही हैं। आज उन सारी थ्योरीज की जांच हम इस रिपोर्ट में कर रहे हैं, देखिए आप। 6th फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर। इसी घर के 3 वीडियो, ये तीनों वीडियो इसी घर के हैं। पहले वीडियो में स्वाति मालीवाल दिख रही हैं। 13 मई के इस वीडियो में वो मारपीट की घटना के बाद घर से बाहर निकल रही हैं। दूसरा वीडियो 18 मई का है, जिसमें मारपीट के आरोपी केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। और तीसरा वीडियो 2 मिनट 40 सेकंड का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, जिन्होंने पहली बार इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इन तीनों वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल की घटना का नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की है। अब तक आम आदमी पार्टी के नेता सामने आ रहे थे। केजरीवाल इस घटना पर माइक सरका रहे थे, लेकिन अब केजरीवाल ने खुद सामने आकर ऐलान कर दिया है कि अब वो इसकी कमान संभालेंगे, क्योंकि विक्टिम स्वाति मालीवाल नहीं बल्कि वो और उनकी पार्टी है। और उनकी पार्टी के सारे नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश मोदी सरकार कर रही है। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ एक घटना हुई, उस वक्त अरविंद केजरीवाल घर में ही मौजूद थे, लेकिन 5 दिन तक उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला। 5 दिन बाद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन घटना पर कुछ बोलने के बजाय बीजेपी पर राजनीतिक आरोप लगाए। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो विभव कुमार के लिए अब राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के केस में आज मुख्य आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस विभव कुमार को दिल्ली पुलिस पिछले 2 दिन से तलाश रही थी, बार बार उनके घर जा रही थी, उनके फोन के लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी केजरीवाल के सरकारी घर से ही हुई, उसी घर से जहां पर एक घटना हुई थी। 6 फ्लैग स्टाफ रोड केजरीवाल के सरकारी आवास में लगातार एक्शन दिखाई दे रहा है। 13 मई को इसी घर से स्वाति मालीवाल ने पिटाई और बदसलूकी का आरोप लगाया। 17 मई को एफआईआर के बाद स्वाति मालीवाल के साथ पुलिस ने इसी घर में घटना का रिक्रिएशन किया और 18 मई को आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी भी केजरीवाल के घर से ही हुई। सीएम रेसिडेंस में यानी कि सुल्तान साहब के शीश महल में आराम करते हुए पकड़े गए हैं, यानी कि केजरीवाल जी उनको अब तक संरक्षण दे रहे थे। ये दिल्ली के शाहजहां हैं। जिस तरह से संदेश खाली में आपने देखा था ममता जी से संरक्षण दे रही थी, ये वही हाल दिल्ली का है और बाकायदा बचाया जा रहा है। ये साफ जाहिर है कि केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हीं के कहने पर विभव ने ये मारपीट और बदसलूकी की है। ये बात हैरान करने वाली है कि जिस शख्स पर इतने गंभीर आरोप हैं, पुलिस जिसे ढूंढ रही थी, वो संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के घर से गिरफ्तार हुआ। विभव की गिरफ्तारी का अंदाजा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पहले से था, इसीलिए कल से विभव को बचाने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा था। कल मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम का मोबाइल फुटेज जारी किया गया था। आज इसकी अगली किस्त भी जारी कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के घर के बाहर जाते हुए स्वाति मालीवाल की सीसीटीवी फुटेज भी जारी की है। इस सीसीटीवी में घटना के बाद स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर से बाहर निकल रही हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के लोग भी हैं। इसमें एक महिला सुरक्षाकर्मी मालीवाल को हाथ पकड़कर बाहर निकाल रही है। इस फुटेज में मालीवाल बिल्कुल ठीक दिख रही हैं, वो लंगड़ा नहीं रही हैं। सीएम हाउस से बाहर आकर सुरक्षाकर्मी का हाथ झटक दिया
और फिर घर के बाहर खड़ी पीसीआर वैन के पुलिस वालों से बात करने लगी। अब इसे ही आम आदमी पार्टी विभव कुमार की बेगुनाही का सबूत बता रही है। अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल एम्स में कराया था। उसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया। मेडिकल रिपोर्ट में कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। मालीवाल के शरीर पर 4 जगह चोट के निशान हैं। दाहिनी तरफ गाल पर चोट है, दाईं आंख के नीचे चोट है, बाएं पैर पर चोट है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मेडिकल रिपोर्ट को भी खारिज कर रही है। असली सवाल ये पूछने वाला है कि स्वाति मालीवाल जी ने मेडिकल करवाने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया? अगर उन्हें चोट लगी थी, अगर उन पे हमला हुआ था, वो उस दिन क्यों नहीं गई? ये किस प्रकार का तर्क है? इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग। कि तू लंगड़ा क्यों नहीं रही थी? जरा तू लंगड़ा थी तब तो पता चलता कि विभव ने तेरी अच्छी से पिटाई की है। तू चीख क्यों रही थी? गुस्से से चीख क्यों रही थी? विभव कुमार ने पहले ही स्वाति मालीवाल पर सीएम सिक्योरिटी ब्रीच का आरोप लगाया है। मालीवाल की एफआईआर के काउंटर में ईमेल करके दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। विभव कुमार जी की कंप्लेंट, ये आधिकारिक कंप्लेंट इन्होंने जो पुलिस को सौंपी, वो कह रहे हैं कि 13 मई की सुबह करीबन 8:40 को स्वाति मालीवाल जी आई थी, बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए, बिना सीएम का टाइम मांगे आई थी। और जब सिक्योरिटी ने बाहर रोका उन्हें, सीएम के घर के बाहर, तो जबरन उन पर दबाव डालकर उनको डरा धमका कर अंदर तक घुस गई। वो जबरन ड्राइंग रूम से उठकर अंदर की तरफ, इनर रूम्स की तरफ जब जाना चाहती हैं तो विभव कुमार जी उन्हें रोकते हैं। वहां पे उनको स्वाति मालीवाल जी धक्का देती है और फिर कहती है मैं तुझे देख लूंगी। कहीं ना कहीं दबाव में, भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल जी ने ये बहुत ही घटिया हरकत करी है। विभव कुमार ने आज सुबह एक और मेल करके जांच में सहयोग का भरोसा दिलाया था। गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के वकीलों की पूरी टीम सिविल लाइंस थाने पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद वकीलों ने ये आरोप लगाया कि इस केस में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस फंसाना चाहती है, इसीलिए उन्हें लीगल हेल्प नहीं लेने दी जा रही है। लीगल रिकोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पिछले 15-20 मिनट से खड़े हैं, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। जिस तरीके से विभव को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी तक लीगल रिकोर्स के तरीके से उनको 41 का एक नोटिस देना चाहिए था, जो अभी तक नोटिस सर्व नहीं किया गया है। और हम लोगों को ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस गलत तरीके से कोई बैक डेट पे कोई 41 का नोटिस ना रिसीव कर लें। पुलिस वाले आपके सामने रोक रहे हैं, किसके दबाव में रोक रहे हैं, इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। विभव कहीं नहीं गए थे। विभव ने बार बार ये कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। अब तक हम लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। आज सुबह हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में, वो अभी ऑर्डर रिजर्व है। हम चाहते हैं कि ये जो भी फॉल्स एलिगेशंस हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विभव कुमार जी बिल्कुल पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए मेल भी कर चुके हैं और पूरी तरीके से ये आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन 3 दिन से जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से मीडिया ट्रायल चल रही है, कोर्ट्स के अंदर जो भी जुडिशियल रिकोर्स हैं वो हम अवेल करेंगे और उसको रोकने के लिए पुलिस का जो रोल है वो बेहद निंदनीय है। इस मामले में दिल्ली पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली पुलिस के सामने इस घटना को लेकर कई सवाल हैं, जिनका राजदार विभव कुमार है। 13 मई को मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में क्या हुआ?
आपकी सांसद के साथ बदसलूकी क्यों की गई? स्वाति मालीवाल को विभव कुमार ने क्यों पीटा? मालीवाल की पिटाई का ऑर्डर किसने दिया? पता चला है कि विभव से शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने केजरीवाल की भूमिका के बारे में सवाल जवाब किए हैं। पुलिस ने विभव से पूछा कि घटना पर केजरीवाल का रिस्पॉन्स क्या था। क्या मुख्यमंत्री ने विभव को कोई इंस्ट्रक्शन दी थी? इस मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि सब केजरीवाल के कहने पर ही हुआ है। इस दावे की वजह भी है, केजरीवाल और स्वाति मालीवाल लंबे वक्त से साथ हैं। कुछ महीनों पहले ही केजरीवाल ने उनको राज्यसभा भेजा है। केजरीवाल ने ही उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था। एनजीओ के वक्त से वो उनके साथ रही हैं। उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त केजरीवाल घर पर ही मौजूद थे। फिर केजरीवाल ने बीच बचाव क्यों नहीं किया? इतने हंगामे के बावजूद वो बाहर क्यों नहीं आए? स्वाति मालीवाल से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस घर में घटना हुई वहां मुख्य आरोपी को आने क्यों दिया गया? कल ही स्वाति मालीवाल ने सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी और आज ही विभव कुमार को पुलिस ने सीएम हाउस से गिरफ्तार किया। इसलिए शक की वजह तो है। केजरीवाल के घर में मारपीट का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की पिटाई को लेकर भी 6 फ्लैग स्टाफ रोड का घर विवादों में आया था। इसीलिए बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का संस्कार बता रही है। उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं। दरअसल बीजेपी आरोप इसलिए भी लगा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसे आरोप लगाने की वजह दी है। संजय सिंह ने घटना के बाद माना था कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है। विभव कुमार ने उन्हें पीटा है। वो खुद स्वाति मालीवाल से मुलाकात करने भी गए थे। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि स्वाति मालीवाल मान जाएंगी, लेकिन वो अड़ गई। तो आम आदमी पार्टी ने पहले ड्राइंग रूम का मोबाइल वीडियो जारी किया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जारी करके साबित करने की कोशिश की कि मालीवाल झूठ बोल रही हैं।